नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र में तो बीजेपी चुनाव जीत गई। ईवीएम में गड़बड़ी या चाहे जिन भी कारणों से उसने इस चुनाव को जीतने में कामयाबी हासिल कर ली और आज बीजेपी ने जोर शोर से संविधान दिवस मनाकर ये बता भी दिया कि फिलहाल संविधान को लेकर उसके जो दावे हैं वो उन पर कायम रहेगी और किसी भी तरह ये जताती रहेगी कि संविधान पर उसी का और अकेला उसी का हक है। ये बीजेपी ने आज फिर से संविधान दिवस मनाकर जाहिर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन सब नाटक नौटंकियों से बीजेपी की मुसीबतें खत्म हो गई हैं, बल्कि बीजेपी के लिए मुसीबतें अब और बढ़ेंगी, खास तौर पर जब हम संभल का मामला देखते हैं। आप जानते हैं कि यूपी का एक इलाका है संभल, जो वहां पर जिस तरह 500 साल पुरानी शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश दिए अदालत ने, और एक सर्वेक्षण हो गया था 19 नवंबर को, दूसरा सर्वेक्षण फिर से करवाया गया रविवार को 24 तारीख को, और इस दौरान हिंसा भड़क गई। कम से कम 5 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं। पुलिस प्रशासन ठीकरा फोड़ रहा है कानून व्यवस्था बिगाड़ने का एक बेकाबू भीड़ पर या उन लोगों पर जिन्होंने तथाकथित तौर पर पत्थरबाजी की। तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन यानी योगी सरकार किसी भी तरह से संभल मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है और फिर से एक बार माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का। और ये माहौल बनाने का मतलब ही है कि बीजेपी जानती है कि यूपी में उसकी जो जमीन खिसकी है, अब अगर उसको फिर से उस जमीन को पाना है तो फिर अयोध्या वाला मामला फिर से खड़ा करना होगा। आप जानते हैं कि किस तरह लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालकर पूरे देश का माहौल बिगाड़ा था, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, अब राम मंदिर भी वहां पर बन गया है। लेकिन राम मंदिर बनने के बाद, मोदी के उद्घाटन करने के बाद भी बीजेपी को वहां पर नाकामी मिली। अयोध्या सीट, वो फैजाबाद की सीट जो है, बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई। ये उसके लिए बहुत बड़ी चोट थी। और यूपी में लोकसभा सीटें जो हैं बीजेपी की कम भी हुई, ये भी बहुत बड़ी चोट थी, खासतौर पे मोदी के लिए। और वहीं योगी को भी कहीं ना कहीं अपना दम दिखाना था मोदी के सामने। आप जानते हैं कि इन महाराष्ट्र चुनाव में एक तरफ योगी का नारा चला बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ मोदी का नारा चला एक है तो सेफ है। बीजेपी के ही दोनों उग्र हिंदुत्व वाले नेता और दोनों के अपने अपने नारे, और लग रहा था कि बीजेपी को जिताने के लिए ये नारे हैं, लेकिन असल में गौर किया जाए तो ये नारे जो हैं वो संविधान को, भारतीय जनता को ठेंगा दिखाकर चिढ़ाने वाले नारे हैं कि तुम लोग गाते रहो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं और हम यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये कहकर हम चुनाव जीत जाएंगे, हम सत्ता पर काबिज रहेंगे और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये एक धारणा बना ली बीजेपी ने, जनता को यही दिखाने और समझाने की कोशिश की। लेकिन अब संभल हिंसा के बाद विपक्ष जो है वो पूरी तरह से एकजुट है। आज संविधान दिवस मनाने के मौके पर जिस तरीके से विपक्ष ने घेरा है, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने जिस तरीके से बीजेपी की, मोदी की नीयत पर सवाल उठाए, उससे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और वहीं अब संभल जाने को लेकर भी जिस तरीके से तैयार हैं विपक्ष के सांसद, हालांकि अखिलेश यादव ने यह कहा है कि उनको जाने से रोका गया। आज सपा का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जाने वाला था, लेकिन खबर है कि संभल में वहां जाने से पुलिस प्रशासन ने रोका है। चंद्रशेखर जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं, सांसद हैं, उनको भी वहां पर जाने से रोका गया। लेकिन राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है आज कि राहुल गांधी तो वहां के लिए निकल चुके हैं, यानी संभल के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। आज संविधान दिवस मनाकर राहुल गांधी संभल जा चुके हैं, यानी अब संभल का जो कसौटी है वो है बीजेपी के लिए कि वो वहां पर हिंसा दिखाकर, वो वहां पर नफरती नारे लगाकर और ये उसका हिंसा का सारा जिम्मा छोड़ दे उन्मादी भीड़ पर और खुद पाक साफ हो जाए। ये खेल बीजेपी ने फिर से खेलने की शुरुआत कर दी है संभल में। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से एकजुट होकर वहां पर मोर्चा खोल दिया है, उसके बाद क्या बीजेपी के लिए ये काम आसान होगा? यूपी उपचुनाव में तो बीजेपी ने 7 सीटें हासिल कर ली, लेकिन 2 सीटें उसके हाथ से गईं और जो 7 सीटें उसने जीती, खास तौर से संभल के पास ही है कुंदरकी, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहां पर सपा को नहीं बल्कि बीजेपी कैंडिडेट को जीत मिली। और इस पर अखिलेश यादव ने कल गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि उनके मतदाताओं को तो वहां जाने से ही रोक दिया गया, यानी वोट डालने ही नहीं दिया गया। ये आरोप लगाए थे अखिलेश यादव ने। तो जो यूपी के भी उपचुनाव हैं उनमें जिस तरह बीजेपी को जीत मिली है,
वो जीत भी महाराष्ट्र की जीत की तरह संदेह के घेरे में है। महाराष्ट्र में ईवीएम को लेकर अब एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस ये सब मोर्चा खोल ही चुके हैं। जल्दी इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा। संसद में विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा ही रहा है। संभल पर भी कल सवाल उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन संसद सत्र को पहले ही, मतलब कल का जो सत्र था वो स्थगित ही हो गया और अब कल बैठेगी संसद फिर से। तो देखना होगा कि कल संभल मुद्दे पर क्या चर्चा होती है या नहीं होती है। लेकिन आज विपक्ष जिस तरीके से उसने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है और राहुल गांधी जब निकल चुके हैं संभल जाने के लिए, तो देखना होगा कि अब बीजेपी विपक्ष की इस एकता का मुकाबला किस तरीके से करती है और किस तरीके से संविधान का ठेकेदार बनकर अपने जो सत्ता का रसूख है वो दिखा सकती है। तो आज इन्हीं सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज ये जो संभल का मुद्दा है रविवार से ही तूल पकड़ रहा था, और रविवार क्या बल्कि ये कहें कि 19 तारीख को जब स्थानीय अदालत ने वहां पर निर्देश दिए कि आप वहां पर सर्वेक्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो विष्णु जैन है उन्होंने ये दावा किया कि इस मस्जिद में, ये जो मस्जिद बनी है 500 साल पुरानी, ये हरिहर मंदिर होता था और इसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। और ये जो दावे हैं ये हम देख रहे हैं कि अयोध्या के बाद से, बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद से ये दावे जो हैं देश भर में तेज होते गए। आप हर मस्जिद के नीचे एक शिवलिंग, एक मंदिर खोजने की कोशिश आप कर लीजिए और उसमें आपको अदालतें आपका सहयोग कर रही हैं। बावजूद इसके कि उपासना स्थल अधिनियम जो है 1991 का, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 तक जो धार्मिक स्थल थे, अब उनका उसके बाद जो बने, मतलब उसमें कहीं कोई वो नहीं होगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, कोई उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद ये सारे काम चल रहे हैं। और जब ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में ये गया था मामला, और तब भी हमारे माननीय DY चंद्रचूड़ जिन्होंने इस फैसले को बरकरार रखा इलाहाबाद हाई कोर्ट के और वाराणसी कोर्ट के कि ठीक है, मतलब वहां पर सर्वेक्षण होने दिया। और उसका नतीजा अब हम देख रहे हैं कि ज्ञान व्यापी के बाद अब संभल का नंबर आ गया है। और काशी मथुरा, तो वो जो पहले ही कहते थे कि अयोध्या तो जाती है, काशी मथुरा बाकी है, ये जो नारे दिया करते थे, अब बीजेपी के लिए काशी मथुरा क्या, उसकी तो भूख जो है मंदिर बनाने की, एक जो सांप्रदायिक उन्माद बढ़ाने की एक जो उसकी आग है, वो तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब वो संभल तक पहुंच गई है। बिजनौर में भी मामला जो है वो बताया जा रहा है कि वहां पर हालात बहुत अच्छे नहीं है। ये बढ़ता ही जाएगा मामला। क्या विपक्ष आज जिस तरीके से एकजुट हुआ है और अब ये तय हो गया है कि वो सड़कों पर उतरेगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर संभल पहुंच जाने के लिए निकल चुके हैं, इसका मतलब प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे में बीजेपी ने क्या खुद के लिए एक और मुसीबत खड़ी कर ली है, क्योंकि वो पहले जैसी बात आसान नहीं रह गई कि हम कुछ भी कर लें और विपक्ष कुछ नहीं बोलेगा। जी समिता जी, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। निश्चित तौर पे विपक्ष एकजुट हुआ है और राहुल गांधी के बारे में सूचना थी कि वो निकल रहे हैं। वो राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी निकल चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी शायद गच्चा दे दिया राहुल गांधी ने प्रशासन को, और वो पहुंच गए हैं आज जो संविधान सम्मेलन हो रहा है उसमें शायद। और अभी मतलब चूँकि अगर घोषणा हो जाती और राहुल निकल जाते तो जाहिर सी बात है कि वहाँ रोका जाता, तो राहुल जब जाएंगे तो वो अचानक वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी ये सूचना आ रही है कि राहुल गांधी ने कच्चा दे दिया है, राहुल गांधी संविधान सम्मेलन में पहुँच गए हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस मसले को उठा लिया है और अखिलेश यादव के साथ ताल पर ताल मिला ली है राहुल गांधी ने। और प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर कल जो था वो सवाल उठाए थे। लगातार इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चूँकि उपचुनाव में गड़बड़ियाँ की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा, तो उन गड़बड़ियों से ध्यान हटाने के लिए ये संभल में हिंसा फैलाई है भारतीय जनता पार्टी ने, और ये प्रशासन के जरिए फैलाई है और इसमें मिली भगत प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की है। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। अखिलेश यादव का तो साफ साफ कहना ये है कि चूंकि कुंदरकी में और जिस तरीके से अन्य जगहों पे घपले किए भारतीय जनता पार्टी ने और प्रशासन के साथ मिलकर किए, तो उससे ध्यान हटाने के लिए संभल में इन्होंने खुद ही ये आग लगवाई है, ये उस तरीके का कहना है। और जो जियाउर रहमान बर्क वहाँ के सांसद हैं, उनके ऊपर जिस तरीके से FIR दर्ज की गई, जबकि वो वहाँ थे नहीं, उस दिन वो बेंगलोर में थे और वो डॉक्यूमेंट की प्रूफ है कि वो उस समय बेंगलोर में थे, वहाँ नहीं थे, उनके ऊपर भी FIR दर्ज कर ली गई है।
तो यानी जिस तरीके से ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है साफ तौर पर कि आप बुलडोजर नहीं चला सकते, तो वहाँ की डीएम साहब का बयान जो है वो मैं देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जिसने भी इसको किया है उसके वसूली क्षतिपूर्ति की जाएगी नुकसान की। तो आप जो है वो जज नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट की ये साफ टिप्पणी है कि डीएम साहब जो है जज साहब नहीं है कि आप जो है खुद वसूली का आदेश दे देंगे। तो डीएम साहब जो शायद लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ताक पर रखना चाहते हैं, और ये हिम्मत जो आती है जिलाधिकारियों में या पुलिस के अधिकारियों में, ये सत्ता के शासन में जो लोग बैठे होते हैं उनके समर्थन से आती है ये हिम्मत एक तरीके से, या ये कहिए कि वो शासन जो चाहता है उसको करना चाहते हैं, तो ये हिम्मत उनकी नहीं होती है, ये शासन उनके मुँह से कहलवाता है, तो इतने डरपोक होते हैं, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल इसको लेकर राजनीति हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। लेकिन इसके बीच में समिता जी 5 बेकसूर लोगों की जान चली गई, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? यहाँ सवाल समिता जी उस जुडिशरी पर भी हैं जो न्याय देने के लिए बनी। आखिर क्या है कि जज साहब जो है सुनते हैं बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए हुए, बिना सरकार को नोटिस दिए हुए सर्वे का आदेश पारित कर देते हैं, उसी दिन सर्वे की टीम भी पहुँच जाती है और सर्वे भी उसी दिन हो जाता है। तो आखिरी जज साहब क्या है? आपको समिता जी जो 1 साल से ज़्यादा हो गया जो मणिपुर जल रहा है, वो भी एक जज साहब के आदेश की वजह से ही चल रहा है जी। तो आखिर इन जजों की भी जो है कोई भूमिका तय होगी इस लोकतंत्र में कि नहीं होगी, कि ये कुछ भी आदेश दे सकते हो, कभी भी देश को आग में झोंक सकते हैं ये किसी भी आदेश को देकर, क्योंकि आप जो जज की कुर्सी पर बैठे हुए तो आप कुछ भी आदेश दे देंगे। मुझे लगता है कि अभी समय आ गया है कि इन जजों की भी भूमिकाएं तय होनी चाहिए और इन पर भी अंकुश लगाया जाना चाहिए कि आप संविधान से बाहर जाकर, कानून की सीमा से बाहर जाकर आप इस तरीके से आदेश नहीं दे सकते। आखिर कौन इस पर निर्णय लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कार्रवाई करेगा कि हाई कोर्ट कार्रवाई करेगा कि जज साहब ने बिना किसी दूसरे पक्ष को नोटिस दिए हुए ये आदेश पारित कैसे कर दिया? जी। डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर इस पर बहुत सारे सवाल हैं कि पूजा स्थल विधेयक के बावजूद उन्होंने किस तरीके से काशी विश्वनाथ की मस्जिद को लेकर जो सर्वे का था वो आदेश दिया कि साहब वो सर्वे पे रोक नहीं है उसकी इस तरीके। लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ पे जो सवाल है वो तो सवाल हैं ही, लेकिन यहाँ तो पूरी प्रक्रिया जो है उस पर भी सवाल हैं कि जज साहब ने बिना किसी दूसरे पक्ष को सुने हुए और आदेश दे दिया और प्रशासन बिल्कुल तैयार बैठा था। वैसे आप जो है कोई आप आदेश करा लीजिए और वहाँ से न्यायपालिका से, और जो उस पर हिल जाए प्रशासन। कितने जो आदेश न्यायपालिका से आते हैं और प्रशासन नहीं हिलता है, और कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स चलते रहते हैं अदालतों में, कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स पड़े होंगे। लेकिन यहाँ तैयार था। चूँकि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं तो हो सकता है अखिलेश यादव की बात में दम हो कि चुनाव में जो धांधलियाँ हुई उन धांधलियों से ध्यान हटाने के लिए संभल का ये खेल खेला गया है। समिता जी, संभल का जो खेल है वो साफ तौर पर बीजेपी के लिए फिर से एक कि यूपी को वो वापस प्रयोगशाला में तब्दील करना चाहती है। जो प्रयोग उसने बार बार गुजरात में किया है, उसी प्रयोग को वो यूपी में, और उसको अच्छी खासी सफलता भी मिल रही थी। योगी दूसरी बार चुनाव जीतकर आ गए थे, बीजेपी को दूसरी बार यूपी की सत्ता मिल गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हार मिली, यानी सीटें एकदम से कम हुई और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इनकी सीटें जैसे बढ़ी, वो बीजेपी के लिए एक चेतावनी की तरह उसने लिया। और उसके बाद अब ये खुलकर बेशर्मी पर उतर आए हैं। अगर इसको मैं यही कहूं, मतलब उसमें कुछ असंवैधानिक भी मुझे नहीं लगता कि आपके राज्य में लगातार इस तरीके से सांप्रदायिक हिंसाएं होती रह रही है। अभी कुछ समय पहले हमने ये भी देखा था कि कैसे शोभा यात्रा पर जो पत्थरबाजी होने का वो आरोप लगा रहे थे योगी, और उसके बाद एक मस्जिद में वहां जो चढ़कर किस तरीके से जबरदस्ती भगवा फहराने की कोशिश, और उसमें एक लड़के की जो मौत हुई, और उसको लेकर तमाम जो चैनलों ने किस तरीके से पूरा एक गलत खबर फैलाई और कि उसको कितना प्रताड़ित किया गया और ये किया वो किया। बहुत सारी बातें जो है ये बताई गई। हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, लेकिन आखिर में निर्दोष ही मर रहे हैं। और ये सब जो है ये राजनीति के खेल में मर रहे हैं, और वो खेल जो बीजेपी खेलते जा रही है। और न्यायपालिका इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रही है। ये सबसे अधिक दुख की बात है। चंद्रचूड़ जब डीवाई चंद्रचूड़ जब मोदी के साथ गणेश की आरती कर रहे हैं, तभी ये लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस देश में अब बहुत सारी चीजें जो हैं वो बदल चुकी हैं और उसमें सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन हम हल्के में लेते रहे चीजों को, और इसी का नतीजा अब भुगतने मिल रहा है। ये जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 जिसका जिक्र अभी हमने किया था, इस कानून के तहत, इसको मैं उसी जो कानून में लिखा है बाकायदा वो मैं बता रही हूँ कि 15 अगस्त 1947 से पहले बने किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता।
दूसरे धर्म के कब्जे के सबूत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती और इस कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। ये साफ साफ बना है क्योंकि बाबरी मस्जिद को जब तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरीके से फिर पूरे देश का माहौल बना था, तो नरसिम्हा राव सरकार ने इस कानून को बनाया था। तो कायदे से अगर इसका पालन होता रहता तो देश में जो धर्मनिरपेक्षता है और जो समाज में एक सद्भाव है वो बना रहता। लेकिन बीजेपी के शासनकाल में आने के बाद इसको तोड़ने की और ज्यादा कोशिश हो रही है कानून को। हमने ये देखा ही है कि किस बेशर्मी से सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद तोड़ने को गलत बताकर भी उसके अपराधियों को अभी तक छोड़ा हुआ है। वहां राम मंदिर का उद्घाटन भी होने दे दिया। और अभी ये जो डीवाई चंद्रचूड़ की जो सुप्रीम कोर्ट की पीठ थी, उसने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में जो वाराणसी के जिला न्यायाधीश है उनके आदेश को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगाई थी कि एएसआई जो है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, वो मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर सकता है। ये इस फैसले को वो किया था। अगर तब चंद्रचूड़ इस मामले को रोक देते कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हो सकता है संभल का मामला भी इस तरह से खड़ा नहीं होता। बहरहाल अब खड़ा हो गया है। तो अमलेंदु जी, सवाल ये है कि आपने परिसर में वहां पर सर्वेक्षण की अनुमति भी दे दी, तो एक सवाल तो यही है, जैसा आपने बताया कि जज साहब ने दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, तुरंत ही सर्वे करने वाले लोग भी पहुंच गए वहां पर। मान लीजिए अगर हम ये भी कहते हैं कि जैसा आपने राम मंदिर दे दिया हिंदुओं के लिए, वैसे ही अगर इस जमीन पर भी आप ये बोल देते हैं कि ये जो दावा है ये सही है और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, तो क्या शाही जामा मस्जिद पर भी आप, क्योंकि कानून जो है वो ये बोल रहा है कि दूसरे धर्म के पूजा स्थल को नहीं बदला जा सकता, क्या मोदी सरकार कानून का पालन करवाएगी या फिर देश को ऐसे ही आग में झोंके रहेगी? और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप विपक्ष के लोगों को वहां जाने से रोक रहे हैं क्योंकि आप कानून व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो सर्वे करने वाली टीम पहुंच रही है उसके साथ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं? ये कौन लोग हैं? क्या ये बीजेपी के लोग हैं और इसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है? क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए समिता जी, एक तो सवाल उन जज साहब से भी होना चाहिए जिन्होंने आदेश दिया सर्वे का कि सर्वे की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आप क्या आदेश देंगे। जिन जज साहब ने आदेश दिया सर्वे का, उन जज साहब से भी तो आदेश होना चाहिए कि अब आप क्या इस पर आदेश करेंगे। सर्वे की रिपोर्ट आ गई, बनवा देंगे वहाँ आप मंदिर क्या? और चंद्रचूड़ साहब से भी सवाल होने चाहिए कि भाई अब अगर आ जाएगा ये, तो आप क्या आदेश होगा? आप काशी विश्वनाथ पे क्या आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये देश को एक तरीके से अंधे कुएं की तरफ ले जाने की कोशिश है और इस देश को तोड़ने की साजिशें हैं शर्मिष्ठा जी, साफ तौर पे कहा जाए। और ये लोग जो है मोहन भागवत की बात भी नहीं मान रहे। भाई चलिए, किसी होता है, किसी का एजेंडा होता है, लेकिन वो अपने नेता की बात तो मानते हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे जो शिवलिंग खोजना बंद कर दीजिए, तो ये मोहन भागवत की भी बात नहीं मान रहे। तो ये सारे लोग जो इस तरह की याचिकाएं लिखे जा रहे हैं, क्या ये विष्णु शंकर जैन मोहन भागवत बनना चाहते हैं? भागवत जी की कुर्सी को खतरा है क्या विष्णु शंकर जैन से? तो ये तो मोहन भागवत को सोचना चाहिए कि उनको चुनौती दी जा रही है। उनके लोग जो उनको चुनौती दे रहे हैं और संघ प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा करना चाहते हैं, ये इनकी ये चुनौती है। जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उनकी सरकार का सवाल है, तो मोदी जी को तय करना है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, उनको तय करना है कि इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन शर्मिष्ठा जी, यहाँ व्यवस्था का प्रश्न ये है कि जिन लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, अज्ञात लोगों पे 3500 लोगों पे बताया जाता है एफआईआर दर्ज कर दी गई है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को या वहाँ के स्थानीय लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये मांग करनी चाहिए कि ये जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी जांच जो है वो यूपी पुलिस से हटाकर सीबीआई को दी जाए। और पुलिस के ऊपर जो आरोप है या प्रशासन के ऊपर या वहाँ के जो कमिश्नर हैं उनके ऊपर, जिसके ऊपर भी आरोप है, उसकी भी मांग करनी चाहिए कि उसकी भी जाँच सीबीआई से कराई जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी भी थोड़ी सी शर्म लिहाज बची हुई है कि सीबीआई से अगर जांच होगी तो अधिकारियों के खिलाफ होगी जिन्होंने एफआईआर दर्ज की है जी। तो ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और अपने जज साहब पे कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने इस तरीके का आदेश दे दिया बिना सुने हुए जी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार ऐसे मसलों पर सख्त टिप्पणियाँ करता रहता है लोअर कोर्ट्स के ऊपर कि उन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया, और ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि इसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। तो ये उस पर होनी चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है शर्मिष्ठा जी कि ये बीजेपी क्या करना चाहती है और बीजेपी से जुड़े हुए लोग क्या करना चाहते हैं, तो ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ये देश को एक कहा जाए विभाजन के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और ये देश तोड़ना चाहते हैं। ऐसी चीज़ों से तो यही समझ में आता है। यानी अभी भी आपकी जो है वो प्यास बुझी नहीं है, आपने देश को किस चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया और उसके बाद भी आपकी अभी प्यास नहीं बुझ रही है। इस देश को आप जो लगातार उसी में सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकना ही चाहते हैं जी।
तो ये इनके मंसूबे जो है साफ तौर पर नजर आ रहे हैं संयुक्ता जी। जी, बीजेपी ने अब बिल्कुल अपने पूरा जो नकाब है वो उतार फेंका है। अब बिना किसी शर्म लिहाज के वो खुलकर अपने उग्र हिंदुत्व के एजेंडे को लागू कर रही है। और मोदी के आप चुनावी मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल चुनावी रैलियों में ये बयान दे रहे हैं, उनकी जो भाषा है वो लगातार इसी तरह की बनी हुई है। जिस तरह वो विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरीके से वो लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, और योगी भी बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि संभल के मामले को लेकर अब योगी जो है वो मोदी पर भारी पड़ते हुए दिखना चाह रहे हैं कि तुमने तो एक गुजरात बनाया था, मैं यूपी को देखो किस रास्ते पे ले जाता हूँ। कुछ इस तरह का कंपटीशन जो है वो योगी दे रहे हैं मोदी को। लेकिन अब गुजरात में तो ठीक है, कांग्रेस उस समय कमजोर थी और उसने उस तरीके से वो नहीं लड़ पाई, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव है और अब कांग्रेस भी है, और ये दोनों मिलकर जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं बीजेपी के लिए, वो अब देखने वाली बात है कि आगे इस लड़ाई को वो कहां तक ले जा पाते हैं। अखिलेश यादव का जो आज बयान है, जिस तरीके से बीजेपी संविधान का उत्सव मना रही है और उसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उसको संभल से जोड़ा, सुनते हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। स्तंभ है तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है जहां जाने चली गई और उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे, वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। अखिलेश यादव ने फिर एक नया हमला किया, वो संविधान की तुलना मन विधान, यानी मोदी के मन की बात जो है वो चलनी चाहिए। और बिल्कुल सही कहा कि अगर मैं अभी निकलना चाहूं तो रास्ते अभी मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। और हमने देखा था कि लोकसभा में ये जो नई संसद बनी और उसमें राहुल गांधी से मिलने जब किसान आए या मछुआरे आए तो कैसे पहले उनको वहां रोका गया और राहुल गांधी से नहीं मिलने दिया गया, और तब राहुल गांधी ने इस पर कहा भी था, तो फिर फौरन उनको पास भी बन गया और वो लोग मिल गए। तो ये हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार किस तरह लोगों को जनता तक पहुंचने से, यानी नेताओं को जनता से मिलने नहीं दे रही और जनता तक खुद भी नहीं पहुंच रही है, और एक अपनी नीति जो है वो बड़ी चालाकी से पूरे देश में लागू कर रही है, विभाजन की नीति। डिंपल यादव जो है सपा सांसद, उन्होंने भी आज इसको लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने, उसको भी सुन लेते हैं। संविधान दिवस है, हम तो चाहते हैं कि रोज संविधान दिवस की तरह ही बनाया जाए, और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है और जिस तरह ये हमारे जो ये अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे FIR हुई है, वहीं जहां हमारे MP मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बेंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है।
अमलेंदु जी, डिंपल यादव ने सीधे सीधे इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। नैतिकता का सवाल होता, अगर योगी में जरा भी नैतिकता बची होती तो इस मुद्दे पर कायदे से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या कम से कम इस पर एक अफसोस तो जाहिर करना ही चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक अलग ही किस्म का तमाशा जो है वो होने दिया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी जो सवाल उठाए, डिंपल यादव ने भी जो सवाल उठाए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने भी ट्वीट करके अपनी अपनी बातें कही हैं, वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो बात उठी है कि पुलिस प्रशासन जो है वो संगठन के कहने पर, यानी सरकार के कहने पर ये सारे काम कर रहा है, क्या ऐसे में विपक्ष को अब अपनी रणनीति में थोड़ा और बदलाव लाना चाहिए? क्योंकि उसका मुकाबला वो जानता है कि किन लोगों से है, किस तरीके से वो लोग खेल करते हैं, और अगर इस जो पूरे सांप्रदायिक नफरत को फैलाने का एक जो चक्रव्यूह बना लिया है बीजेपी ने, उसको तोड़ने के लिए क्या अब कोई नई रणनीति बीजेपी को मतलब मात देने के लिए कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को अपना लेनी चाहिए? निश्चित तौर पर समिता जी, अब ये क्या रणनीति अपनाता है इंडिया गठबंधन या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब रणनीति तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये सरकारें काम कर रही हैं और जिस तरीके से कानून को अपने हाथ में सरकारें ले रही हैं, जिनका काम कानून अपने हाथ में लेना नहीं है, कानून व्यवस्था बनाए रखना है। और प्रशासन पर जिस तरीके के दबाव होते हैं समिता जी, वो प्रशासनिक अधिकारियों को चेहरे पर साफ पड़े जा सकते हैं कि उनके ऊपर किस तरीके से दबाव डालकर अनैतिक कार्य करवाए जाते हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और बहुत से लोग चूँकि सरकारी नौकरियों में होते हैं तो वो उसको बोल नहीं सकते हैं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन जब वो अलग हट के बात करते हैं तो तमाम लोग इस बात को कहते हैं कि ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव होता है इस तरीके के काम करने का। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि शायद ऊपर की तरफ से कोई दबाव रहा होगा, प्रशासन को इस तरीके से काम करने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब तक कि अगर कोई बीजेपी की मानसिकता का नहीं है अधिकारी, तब तक वो इस तरीके के काम नहीं कर सकता जैसे कि उससे काम करवाए जा रहे हैं। तो ये एक दबाव की बात भी हो सकती है, उन पर दबाव हो, लेकिन ये एक रणनीति विपक्ष को खास तौर पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब सामना जो है विपक्ष का वो कोई संविधान में विश्वास रखने वाले या लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों से नहीं है। इनका तो जन्म ही समिता जी लोकतंत्र के विरोध में, संविधान के विरोध में हुआ। ये आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी ये जो थे अंग्रेज़ों के साथ खड़े हुए थे, जिन लोगों से आज मुकाबला है। तो निश्चित तौर पे अब एक रणनीति बनानी पड़ेगी, और जो भी संवैधानिक पहलू हो सकते हैं, जो भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, उसको सबको अपनाना पड़ेगा। और एक तरह से कहा जाए कि वो रणनीति बड़े स्तर पर विपक्ष को बनानी पड़ेगी, वरना तो फिर अब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं उससे लगता है कि देश गड्ढे में जा ही रहा है, रसातल में जा रहा है समिता जी। जी बिल्कुल, देश जो है वो पता नहीं, जो राहुल गांधी ने कहा था कि हम रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं और पीछे की ओर ही देश को ले जा रहे हैं, ये कुछ ऐसे ही आगे नहीं बढ़ रहा है देश। हम बिल्कुल अब और उस दौर में लौट रहे हैं जहां पर धर्म के नाम पर मारपीट या रक्तपात जो था वो बड़ा आम हो चुका था, और सत्ता के लिए ये सारे खेल होते थे। लेकिन तब देश में लोकतंत्र नहीं था, अब लोकतंत्र है, संविधान है, लेकिन फिर भी संविधान का खुलकर मजाक उड़ाया जा रहा है। आज जब संविधान दिवस मना रहे तो दिग्विजय सिंह भी वहां थे और उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये जो मतलब जैसे डिंपल यादव ने कहा कि आप एक दिन क्यों, आप हर रोज संविधान दिवस मनाइए। दिग्विजय सिंह भी ने कहा कि जो प्रस्तावना में जो बातें लिखी कम से कम आप उनको वो करिए। और आज अमलेंदु जी जो संविधान की कॉपी वहां पर, मतलब जो प्रस्तावना की कॉपी सांसदों को बांटी गई, ये मेरे हिसाब से बड़ी हास्यास्पद सी बात है। मतलब आप कागज की पूरी तरह से बर्बादी कर रहे हैं। एक तो आपके सांसद जो वहां चुनकर आए हैं, संविधान की शपथ ली है, उन लोगों को पहले ही पता होना चाहिए कि प्रस्तावना में क्या लिखा है। दूसरी बात, सबके हाथों में मोबाइल है और सबके पास संविधान की प्रस्तावना जो है वो इंटरनेट से वो ली जा सकती है, मान लीजिए अगर वो भूलते भी है तो। ऐसे में ये प्रहसन जो करना, यानी जिसको मैंने नाटक नौटंकी कहा था, ये बीजेपी की जारी है। और जेडीयू सांसद है ललन सिंह, उनका ये कहना है कि कांग्रेस का संविधान से क्या लेना देना, उसने तो आपातकाल लगाया। तो ये पूरी तरीके से वो खेल कर रहे हैं कि वो संविधान को भी अब अपने, उसकी भी जो मालिकाना हक है वो उस पर अपना जता रहे हैं। आपसे उन्होंने सरदार पटेल को छीनने की कोशिश की, वो महात्मा गांधी को आपसे छीन रहे हैं। नेहरू जी का तो खैर नाम नहीं लेते क्योंकि उस पर वो दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि नेहरू जी जैसी प्रगतिशील सोच उनके पास है ही नहीं। लेकिन अब संविधान को जिस तरीके से वो उस पर अपना कब्जा जमाना चाह रहे हैं। और आज मैं एक तस्वीर देख रही थी जिसमें द्रौपदी मुर्मू जो है वो संविधान पर इस तरह से ऐसे फूल डाल रही हैं, और मुझे बिल्कुल वो देखकर ऐसा लगा जैसे कि कोई जब शव यात्रा होती है और उस पर जिस तरीके से अर्थी पर फूल चढ़ाए जाते हैं, कुछ वैसी चीज, एक इमेज जो है वो दिमाग में आ गई। हालांकि ये बड़ी कोई अच्छी बात नहीं है कि आपकी राष्ट्रपति जो है वो फूल डाल रही है संविधान पर,
और आपके दिमाग में ऐसी बात आई, लेकिन जो बात आई वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जिस तरीके से संविधान को लेकर बीजेपी ने एक नया व्यू रच दिया है और वो जिस तरीके से संविधान पर अपना मालिकाना हक जता रहा है, क्या ऐसे में भी विपक्ष को अब ये बताना, मतलब लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि देखो संविधान बनाने में किन लोगों का योगदान था, किस किस तरीके से सारी चीजें हुई। बहुत पहले श्याम बेनेगल ने शायद बनाया था, वो संविधान नाम की एक सीरीज बनाई थी जिसको शायद स्वरा भास्कर ने उसमें एंकरिंग की थी और पूरे संविधान बनाने की प्रोसेस को बहुत अच्छे से बताया था। तो ये इस तरह की चीजें, अब ठीक है दूरदर्शन तो ऐसी चीजें अब नहीं दिखाएगा, लेकिन क्या कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को या बाकी जितने भी दल हैं विपक्ष के, इन लोगों को अब जनता तक ये बताने की जरूरत है कि बीजेपी का संविधान से शुरू में कोई लेना देना नहीं था और अब जिस तरीके से वो मालिकाना हक बता रही है, तो इस पर सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि मोदी जिसके आगे सिर झुकाते हैं उसको खत्म कर देते हैं। ये बात तो हमने लगातार देखी ही है। क्या कहेंगे समृता जी? एक तो चाहे वो कांग्रेस हो, और खासतौर से कांग्रेस से ज़्यादा अपेक्षा लोगों की रहती है, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, तो उससे लोगों को आशा रहती है कि वो कुछ काम करेगी। लेकिन अब जो हम लोग देखते हैं कि जो कांग्रेस का जो मीडिया सेल है या जो उनका जो सोशल मीडिया सेल है, वो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन पे और कहाँ ट्रेन उतर गई पटरी से, इसी पर बातें करता रहता है, या फिर अपने जो है प्रमोशन पे लगा रहता है, या फिर गालियां देता रहता है, गालियां खाता रहता है टीवी चैनलों पर जाकर। जो काम होने चाहिए वो काम नहीं हो रहे हैं। जनता को एजुकेट करने के जो काम होने चाहिए थे उस पर बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। और अपना इतिहास भी लोगों को नहीं मालूम, कांग्रेस के बहुत से लोगों को, तो अपना इतिहास ही कम से कम लोगों को बताइए। और ये संविधान का मसला तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देश की जनता को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई इन्होंने तो संविधान का विरोध किया था। संविधान समाज में जब कार्रवाई चल रही थी, संविधान जब लागू हो रहा था, उस समय आरएसएस ने था वो डॉक्टर अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूंके थे और बाकायदा इनके मुखपत्र जो तमाम वो संविधान के प्रति जहर उगल रहे थे। कह रहे थे कि जब देश में मनुस्मृति है तो संविधान की ज़रूरत क्या है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कहा जा रहा था कि 3 रंग जो होते हैं वो उस अशुभ हैं, वो ये आरएसएस कह रहा था। तो ये सारी चीज़ें सामने लेकर आनी चाहिए और इन पर काम होना चाहिए, जिस पर कि काम विपक्ष जो है खासतौर से कांग्रेस नहीं कर रही है। तो अब ये खैर उनका अंदरूनी मसला है समिता जी, चूँकि राजनीति उनको करनी है, हमको तो करनी नहीं है। कल को मान लीजिए हिंदू राष्ट्र भी बन जाता है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव ख़त्म भी कर देती है, हम लोग तब भी इसी तरीके से समीक्षा करेंगे जी कि किस तरीके से हो रहा है। आज संविधान बचाने की लड़ाई है तो हम लोग अभी भी समीक्षा कर रहे हैं कि संविधान बचा रहना चाहिए। लेकिन जिनका स्टेक लगा हुआ है सबसे ज़्यादा, उनको ये बात सोचनी है कि वो जनता को किस तरीके से एजुकेट करें, जनता का जो गुस्सा है उसको किस तरीके से सही दिशा में मोड़ा जाए और जनता को ये बताया जाए कि भारतीय जनता पार्टी आखिर आपके साथ कर क्या रही है, संविधान के साथ या लोकतंत्र के साथ क्या कर रही है, ये बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस पर निश्चित तौर पे काम होना चाहिए और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनता को इस बारे में जागरूक किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये कांग्रेस को, तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। पहले कम्युनिस्ट पार्टियां समिता जी अपने कैडर को प्रशिक्षित किया करती थी, उनके बाकायदा 10-10 दिन के 40-40 दिन के स्कूल लगा करते थे, क्लासेस लगा करती थी और वो तमाम चीज़ों पे एजुकेट किया करती थी। मुझे जानकारी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी इस तरीके का कोई करती हैं कि नहीं करती हैं और सिमटती जा रही है कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी काफ़ी, लेकिन वो इस पर काम किया करती थी। कांग्रेस के अंदर भी बीच में एक शुरू हुई थी इसी तरीके की योजना कि साहब वो प्रशिक्षित किया जाएगा कार्यकर्ताओं का, लेकिन वो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम थे कार्यकर्ताओं के, वो नेता प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए। वो किसी भी तरीके से इस पर कोई काम ही नहीं हुआ कि विचारधारा के तौर पे क्या प्रशिक्षित किया जाना है। तो जो असली चीज़ें होनी चाहिए उस पर काम नहीं हो रहा है। जो हार्वर्ड से और GNU से जो पढ़े हुए लड़के लड़कियां तमाम आते हैं, वो मोटी मोटी तनख्वाहों पे वहाँ सेवाएं देते हैं कांग्रेस को भी और दूसरी जगह दूसरी पार्टियों को, और अपना ठीक है वो काम धंधा उनका चलता रहता है। उनकी खुद की आस्था जो पता नहीं कितनों की संविधान में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है कि नहीं है, और ये देखा जाना चाहिए। तो ये इन विपक्षी दलों को इस पर काम करना चाहिए। प्रेस अपना कितना काम कर रहा है, मीडिया अपना कितना काम कर रहा है, सिविल सोसाइटी कितना काम कर रही है, वो अलग बहस हो सकते हैं। कौन कितना काम कर रहा है, कौन बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, तमाम लोग अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनको कम से कम अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास भी करना चाहिए समिता जी, मुझको ऐसा लगता है। जी, बात अब सोशल मीडिया से, यानी आपने ट्वीट कर दिया, आपने एक बयान दे दिया, आपने कहीं एक छोटा मोटा सभा सम्मेलन कर लिया, अब ये पर्याप्त नहीं है। और एक अकेले राहुल गांधी या एक अकेले अखिलेश यादव पर ही सारा दारोमदार डाल दिया जाए कि आप ही सब संभाल लो, ये भी ठीक नहीं है। विपक्ष को अब मतलब आक्रामक होकर
बीजेपी का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि देश अब बीजेपी देश को उस मोड़ पर ले आई है जिसके आगे केवल बर्बादी दिख रही है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदुत्व के नाम पर पूरा तमाशा हो रहा है, और खूनी तमाशा जिसको हम कह सकते हैं, संभल जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है, जहां बिना बात 5 जवान लोगों की मौत हो गई। और अब भी उस पर यही सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि ये सारे लोग, इनको जबरदस्ती आगे लाया गया था और हम पर पथराव किया गया और हिंसा की तैयारी पहले से की गई। ये सारे जो बहाने हैं, ये सारी दलीलें जो हैं, ये सामने आ गई हैं। संभल में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है, स्कूल अभी भी बंद है, बाजार आज खुल गया तो इसको इस तरीके से बताया जा रहा है कि वहां स्थिति सामान्य है। अब ये लोगों को सोचना है कि सामान्य की परिभाषा उनके लिए क्या रह गई है, किसको वो अब सामान्य मानेंगे, और क्या बीजेपी जिसको सामान्य बताती है, यानी आपके लिए सारी चीजें बंद हैं और उसके हिसाब से एक जो पुलिस स्टेट बन रहा है वैसा बनता जा रहा है और उसको अब लोग सामान्य मानने लगेंगे, तो फिर सोचने वाली बात है कि आखिर उनका भविष्य क्या रहेगा। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।